Hello. Today again I'm with a very special person. He is the chairman of Railway Board of India. Yes, I'm with Shri Arunendra Kumar. Mr. Kumar, welcome to my show. Thank you. अभी अगर देखें रेलवे बोर्ड और रेलवे की स्थिति, तो अगर 1951 में हम देखें, 1951 में 89% मार्केट शेयर था आपका। अगर भाड़े को देखें, माल भाड़े को देखें और माल की जितनी आवाजाही होती थी रेलवे के थ्रू, आज अगर उसका शेयर देखें तो वो सिर्फ 35% रह गया है। जो इस तरह की जो कमी आई है, और अगर रेस को देखें, नेशनल हाईवे के साथ अगर आपके रेस को देखें तो आप कहीं ना कहीं काफ़ी पिछड़ गए हैं। ऐसी स्थिति क्यों हुई है? इसको आप दूसरी नज़र से देखें जी। कि रेल की प्रगति कितनी हुई है। जी रेल भारत में यातायात का ढुलाई काफ़ी बढ़ी है जी। और जो रेल सेक्टर था उस बढ़त में उसने काफ़ी काबिलियत हासिल करी है। जब मैंने रेलवे ज्वाइन की थी सन 76 में, तो हम करीब 180 मिलियन टन उठाते थे जी। और इंडिपेंडेंस के समय तो काफ़ी कम था। वो वॉल्यूम बढ़ा है, अब हम पहुँच गए 1000 मिलियन टन के ऊपर पहुँच चुके हैं जी। और ये योगदान प्राइमरी मुख्यतः उन कमोडिटीज़ से हुआ है जो बल्क कमोडिटीज़ हैं जी। और जो सड़क का यातायात हुआ है वो नॉन बल्क कमोडिटीज़ में ज़्यादातर हुआ है जी जी। और इसकी वजह से हम इतने हद तक पहुंच पाए हैं। हमने जो छोटा ट्रैफिक था वो हमने सड़क के लिए छोड़ दिया है और उसी में उनकी बढ़ोतरी भी हुई है। जहाँ तक हमारा इस समय शेयर करीब 38-39% है जी। ये अगर हम बढ़ोतरी के रूप में देखें, हमने टारगेट बनाया था 1200 मिलियन टन का 12th 5 ईयर प्लान तक, उससे थोड़ा हम पीछे रह गए थे। लेकिन हमारी जो प्रगति हो रही है 2008-9 के स्लोडाउन में भी हम लोग आगे बढ़े थे। नहीं, वॉल्यूम तो बढ़ा है लेकिन परसेंटेज वाइज काफ़ी नीचे है अब। जी, परसेंटेज वाइज जैसे मैंने बताया वो इसलिए कम हुआ है कि नॉन बल्क सेक्टर सेगमेंट में काफ़ी प्रगति हुई है, वाइट गुड्स में प्रगति हुई है, कंटेनर ट्रैफिक में प्रगति हुई है, जो कि रेलवे के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ हम लोग रोड से कंपटीशन में नहीं है कि उनका बढ़ा तो हमारा क्यों नहीं बढ़ा। हम लोग अपने यातायात जो माल ढुलाई उसमें हम प्रगति कर रहे हैं और ये हमारा बेसिक है। कोयला रेल से ही जा पाएगा, सड़क से बहुत छोटी दूरी तक जा पाता है, सीमेंट भी छोटी दूरी तक जा पाता है। लंबी दूरी के लिए आपको रेल पे ही आना पड़ेगा। जैसे फूड सब्सिडी में अभी हमको अनाज को ढोना है या फर्टिलाइजर ढोना है, इम्पोर्ट से निकालना है। 1000 वैगन एक्स्ट्रा आप शायद इंतजाम कर रहे हैं उसके लिए। हाँ, सारे वैगन का बंदोबस्त हम कर रहे हैं। वैगन की हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। जो वैगन पहले लेता था 60 टन, हम उसको 67 टन ले जाना चाह रहे हैं और हैवी हॉल लोड बनाना चाह रहे हैं, लंबी ट्रेनें बना रहे हैं। तो ये इसीलिए बना रहे हैं कि जो ट्रैफिक हमको मिल रहा है उसको हम ले जा सकें और 37% 38% की बजाय हम वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ मिलियन टन्स वाला ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि हमारा जैसे मैंने कहा, हमको शिपिंग से या हमको रोड से कंपटीशन की बजाय इंटीग्रेटेड ग्रोथ देश की ज़रूरी है। बिफोर गोइंग फर्दर, इट्स टाइम टू वॉच अ स्पेशल रिपोर्ट ऑन रेलवे बोर्ड। The Indian Railway Board is the apex body of the Indian Railway, and the chairman of the Indian Railway Board is the administrative head of the Indian Railways, which functions under the overall control of the Parliament of India through the Minister for Railways. The Indian Railway Board was constituted in 1922 with a Chief Commissioner of Railways as its head, who was solely responsible to the government for decisions on technical matters and for advising the government on matters of policy. In April 1951, the post of Chief Commissioner was abolished and the senior most functional member was appointed the chairman of the board. Bureau Report, Lok Sabha Television. थोड़ा कंपेयर करें चाइना के साथ इंडियन रेलवे नेटवर्क को। चाइना ने 5 साल में जो अपना टारगेट रखा है वो रखा है 91,000 किलोमीटर वो नया नेटवर्क का विस्तार करेंगे। हम कह रहे हैं 5 साल में 2017 तक 3,300 किलोमीटर के आसपास विस्तार। तो वो जो स्पीड है काफ़ी कम है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे फ़ंड का एक मेजर इशू है। तो इस स्पीड को बढ़ाने के लिए फ़ंड और आपके पास आए, जैसे PPP मॉडल है, उसके लिए क्या कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं क्या आप? ये हम लोग के PPP जो मॉडल्स जो अभी कार्यशील हो पाए हैं वो केवल कोल इवैक्यूएशन एरियाज़ में हैं, जिसमें कोल इंडिया की जो माइंस हैं और जो दूर दूर माइंस हैं जहाँ से अभी तक रेल पटरी बिछी नहीं है, उसमें हमने काफ़ी प्रगति करी है और हमको पैसे भी मिलेंगे। और उसमें हम ईस्ट कोस्ट रेलवे हुआ, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हुआ, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे हुआ, यहाँ पे माइंस हैं कोयले की। इस एरिया में हमको PPP में काफ़ी बढ़त मिली है और प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं।
क्योंकि कार्यशील अभी इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि कुछ ज़मीन दी है और कहीं पे हमें फॉरेस्ट क्लियरेंसेस मिलने बाकी हैं। पटरी बिछाना इतना कठिन कार्य नहीं है, लेकिन आज के हालात में ग्रीन ट्राइब्यूनल क्लियरेंसेस, लैंड एक्विजिशन वाली इश्यूज जो आ जाते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है। इस दिशा में काफ़ी अच्छी प्रगति है। लेकिन अगर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को देखें तो सर लगभग 90% लैंड एक्विजिशन तो आपने कर लिया है। अगर आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे आएँ जो कि ईस्टर्न वाला भी है और वेस्टर्न वाला भी है, तो हमने 94% तो ज़मीन हम ले चुके हैं। और जो बचा है मुश्किल से 6% वो भी अब आ जाएगा हमारे पास। तो इस फ्रेट कॉरिडोर में लैंड की कोई इशू नहीं है और इसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट्स भी दे दिए हैं। पैसे की भी हमें समस्या नहीं, क्योंकि हमें जायका का लोन वेस्टर्न कॉरिडोर के लिए मिल रहा है और वर्ल्ड बैंक से भी हमें मदद मिली है ईस्टर्न कॉरिडोर के लिए। और इसमें जो हमारा कार्य है वो प्रगति से चल रहा है। और सबसे बड़ी खूबी इसमें यह है कि हम 25 टन एक्सेल लोड 25 टन एक्सेल लोड मतलब एक वैगन में 4 एक्सेल होते हैं और 4 एक्सेल का मतलब एक वैगन में हम 100 टन सामान ले आ सकते हैं। जो अभी बन रहा है करीब 67 टन 67 टन पेइंग कैपेसिटी करीब बन रहा है 82 टन 82 टन बढ़ के 100 टन हो जाएगा। इसका मतलब हर वैगन में 18 टन के आसपास करीब माल ज़्यादा बन जाएगा। और एक ट्रेन में अगर हम 58 वैगन समझें 2 इंजन के साथ, तो उतनी एक थ्रूपुट में गाड़ी बढ़ जाएगी। और अगर डबल ट्रेन बढ़ाएं या 3 लोग को लगाएं तो उतने और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये आप कैसे करेंगे कैसे? बिकॉज अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को यहाँ देखें तो काफ़ी है, लेकिन आप रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी पोस्ट आपके यहाँ वैकेंट है। अगर आप भर्ती के देखें तो भर्ती तो पिछले 2 वर्षों में अभूतपूर्व हुई है। अभूतपूर्व से इसका मेरा कहना मकसद ये है कि हम लोग ने ग्रुप डी की भर्ती में बैन लगा रखा था क्योंकि उसमें कुछ रिक्रूटमेंट वाली समस्याएं थी। वो सारी समस्याएं हमने हल कर दी हैं। कैसे हल करी कि हमने कहा कि ये जो एग्ज़ाम है एक ही दिन पूरे भारतवर्ष में होगा। तो जैसे पहले कोई कैंडिडेट लखनऊ का जाता था से नागपुर, और नागपुर का कैंडिडेट एग्ज़ाम देता था, फिर दोबारा दूसरे डेट में नागपुर वाला जाता था जबलपुर, वो समस्या ख़त्म कर दी गई। एक ही दिन में अलग अलग जो एग्ज़ाम्स करे और कैंडिडेट्स के नाम से करा कि जिनके नाम ABC से शुरू होते हैं उनका इस तारीख को होगा, जिनका DEFG से स्टार्ट होता है उनका तारीख इस तारीख को होगा। तो ये जो डबल एप्लीकेशन वाली बात थी वो समस्या ख़त्म हो गई। और मुझे ये जानकर आपको बताते खुशी होगी कि हमने ग्रुप डी में करीब 1.25 लाख लोग भर्ती करें पिछले 1.5 साल में। और इस साल की परीक्षाएं भी हम लोग ने तैयार कर ली हैं और इस वर्ष के आखिर में हम लोग कर रहे हैं, जिसमें करीब 1 लाख की भर्ती का और प्रावधान है। आपके यहाँ GM का बहुत पोस्ट वैकेंट है। 8 लोगों का नाम आप लोगों ने भेजा था PMO को, वो रिजेक्ट होके आ गया बिकॉज आपके यहाँ अंदरूनी कलह बहुत है। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? इसको मैं आपको 2 तरीके से बताना चाहता हूँ। पहले तो जो प्रपोजल जाते हैं वापस आते हैं, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हम ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि जो हमने भेजा वो मान लिया जाएगा। अगर वो रेफरेंस कभी कारण से वापस आता है, कोई क्वेरी लिख के आती, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो रिजेक्ट हो गया। पिछले साल भी वापस आया, इस बार भी वापस आ गया। जी हाँ, क्योंकि क्या है GM की जो एक पद ऐसा है जिसमें बहुत ज़बरदस्त स्क्रूटनी होती है। और क्योंकि 7 स्ट्रीम्स के लोग हैं, इनफैक्ट 8 स्ट्रीम्स के लोग आते हैं और 26 पद है, तो किस अधिकारी को किस पद पे लगाना है ये एक बहुत बड़ी सूझबूझ की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें भी कॉम्बिनेशंस हैं, एक ओपन लाइन स्लॉट, नॉन ओपन लाइन स्लॉट्स, फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ रेलवे हैं जो फ्रेट लोडिंग रेलवे हैं, कुछ पैसेंजर लोडिंग है, कुछ पैसेंजर फ्रेट कॉम्बिनेशंस हैं। तो किस अधिकारी को कहाँ लगाना है और फिर उस अधिकारी का क्या भविष्य है, इन सारे मुद्दों को देखते हुए हर एक कोई इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी तरह से लगाते हैं। बट सबको देखते हुए तभी हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि किसी के साथ ऐसा चीज़ ना हो जिससे उसके भविष्य पे असर पड़े। और जहाँ आपने दूसरी बात की अंदरूनी कलह, कि ये अंदरूनी कलह बाहर से दिखती है। अच्छा, क्यों? हर पैनल जब बन के आता है सीनियरिटी से वरीयता क्रम से हम चलते हैं, तो इसलिए नाम तो उसी का आएगा। तो कलह का इसमें कोई कलह द्वेष रह नहीं जाता। PMO को लेटर जाता है, दूसरे लोग लेटर भेजते हैं, कहते हैं। तो क्या है कि आजकल चिट्ठी लिखने का अधिकार हर एक को है, और जो RTI है, इन्फॉर्मेशन है, तो हर कोई चिट्ठी लिख के जानकारी जानना चाहता है। तो ये हम लोग इसको स्वागत करते हैं। कुमार साहब, एक समस्या और है, आपके यहाँ 250 मेजर प्रोजेक्ट अभी हैं, उसमें से भी जो 193 बहुत मेजर प्रोजेक्ट हैं, उसमें आपको लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अब ये पैसा आप कहाँ से मैनेज करेंगे? PPP मॉडल जो था उसमें ऐसा लग रहा था कि 1,30,000 से 1,50,000 करोड़ तक आ सकता है पैसा, वहाँ पे भी वो गति बहुत धीमी है। तो इस प्रोजेक्ट
जो रुकी हुई है या इसका विस्तार हो, इसके लिए क्या कोई विशेष उपाय कर रहे हैं आप? हम लोगों ने ये पिछले वर्ष भी किया था और इस वर्ष भी करा है कि वो वाले प्रोजेक्ट्स जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, राइट, जिससे कि कम खर्चे से हमको आय जल्दी हो सकती है, या लास्ट माइल प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, या स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं, या डिफेंस के लिए ज़्यादा आवश्यक प्रोजेक्ट्स हैं, इनको हमने प्राथमिकता दी है। ये बात सही है कि हमारे पास शेल्फ प्रोजेक्ट्स काफ़ी अधिक हैं, और अगर देखा जाए तो 20 साल तक के प्रोजेक्ट्स हमारे पास, अगर करंट जो आजकल फंडिंग का जो हमको मिल रहा है पैसा, उससे चले तो काफ़ी लंबे समय तक हमें नए प्रोजेक्ट शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो इन प्रोजेक्ट्स में, जैसे मैंने बताया, वो वाले प्रोजेक्ट जो हमको ज़्यादा आय जल्दी देंगे, उसको हम पहले करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, रेलवे को उसके लिए पैसा भी दिया हुआ है, उसकी हम मॉनिटरिंग भी करते हैं। स्पेशली डबलिंग प्रोजेक्ट्स हुए, न्यू लाइन और गेज कन्वर्जन को हम थोड़ा पीछे रख सकते हैं, लेकिन डबलिंग, ट्रिपलिंग, जैसे कोल्ड सेक्टर हुआ या दिल्ली बॉम्बे सेक्टर हुआ, जहाँ हम समझते हैं ज़्यादा आवश्यकता है, दिल्ली जलंधर हुआ या लखनऊ कानपुर हुआ या लखनऊ कलकत्ता हुआ, इस रूट पे हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दिल्ली इलाहाबाद सेक्टर है जो बहुत ही बिजी सेक्टर है, इस पे जो चीज़ ज़रूरत है, ट्रैफिक फैसिलिटी की, सिग्नलिंग की, इन सब पे हम ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। और देखेंगे पिछले साल भी हमने इसी पे ही बड़ा काम किया था, जब भी हम मिलियन टन बढ़ा पाए। अदरवाइज मिलियन टन कैसे, नई लाइन जो बनती है एकदम उसमें मिलियन टन नहीं जनरेट होता है, एग्जिस्टिंग लाइन से ही। कुमार साहब, इसमें थोड़ा सा बैलेंस भी करने की आवश्यकता है। वैसे क्षेत्र जो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछड़े क्षेत्र हैं, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है, उसको और अगर छोड़ दिया जाए तो अब हमारे यहाँ नक्सल की समस्याएं हैं, और भी बहुत समस्याएं हैं जो डेवलप्ड है, और रूरल और अर्बन डिवाइड है, ये और बढ़ेगा, तो वहाँ कुछ बैलेंस है या नहीं है? जी, जहाँ बैलेंस करने की बात आती है, नए लाइन जैसे हमने पिछले साल करीब 700 किलोमीटर लाइन की बात कर रहे हैं, इस साल भी 700 किलोमीटर के आसपास हमारा टारगेट है। हालांकि 1000 किलोमीटर का हमने ध्येय बनाया था, इतना नहीं कर पाया क्योंकि राशि नहीं मिली। लेकिन जो नई लाइन्स हैं वो इसी एरिया से संबंधित हैं कि आप जहाँ पे पहले कभी ट्रैक पहुँचा ही नहीं हो, वहाँ पे हम ट्रैक लेके जाएँ। जैसे आप छत्तीसगढ़ इलाके में जाएंगे तो रायपुर से ये जगदीशपुर इलाके के जाने के लिए जगदालपुर वाली लाइन है, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। हालांकि थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर समस्या आती है, लेकिन नए नए क्षेत्रों में हम जाना चाहते हैं। और अभी इस साल बनियाल टनल खुली, ये बहुत बड़ा उपलब्धि थी रेलवे के लिए, जिससे हम वैली कनेक्ट हो जाएगा। इस साल के आखिर तक हम कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहुंच जाएंगे, उनके राजधानियों के समीप, जिससे कि हम वहाँ पहुँच सकें। अगले साल हम त्रिपुरा अगरतला की लाइन बंद करने जा रहे हैं, छोटी लाइन, जहाँ से बड़ी लाइन का कनेक्शन शुरू हो जाए। तो इसलिए नई लाइन पे तो विशेष ध्यान दिया जाएगा, और वो इलाके पकड़े गए हैं जहाँ पे पहले से कनेक्टिविटी नहीं थी। जी, इट्स टाइम टू गो फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे ट्यून्ड। आपके जो रेलवे मंत्री थे, उन्होंने एक घोषणा की थी, और वो था अनुभूति, लेकिन उनके जाने के बाद अनुभूति की कोई बात नहीं हो रही है। अनुभूति की कोच की डिज़ाइन बन गई है, और कोच की डिज़ाइन का जो लेआउट है वो भी बन गया है, और वो हम इस वर्ष अनुभूति रेक के कोचेज बना के बिफोर 31 मार्च हम गाड़ियों में लगाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट एक और भी था, वो था बुलेट ट्रेन्स, फास्ट ट्रेन्स, उस पर कोई बात नहीं हो रही? नहीं, बुलेट ट्रेन पे बात बहुत हुई है। रेलवे ने 7 सेक्टर आइडेंटिफाई किए थे, 7 प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी बनाई थी, पर बात ये रुक जाती है कि इसमें इतना पैसा चाहिए कि इसको आगे कैसे बढ़ा जाए। अचानक 40% 50% की बढ़ोतरी हो जाती है खाने पे, जब सरकार कह रही है कि हमें सस्ते दामों पे अनाज लोगों को पहुंचाना है। राजधानी और शताब्दी में जो खाने के दाम थे 1999 के बाद को छुआ नहीं गया। वेलकम बैक, वी आर इन टॉक्स विद श्री अरुणेंद्र कुमार। आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो लगभग 9000 करोड़ के आसपास है। अब उसमें आप जो डे टाइम में आपका कंजम्पशन कम है और नाइट टाइम में कंजम्पशन ज़्यादा है, तो वो जो डे टाइम का सरप्लस है वो आप शायद चाहते हैं कि उसकी ट्रेडिंग हो जाए, बिकॉज डे टाइम इंडस्ट्री के लिए वो पीक टाइम होता है, तो वहाँ आपको रेट ज़्यादा मिल सकता है। और उसमें अंदाज़ा ये है कि 900 से 1000 करोड़ तक शायद आप बचाएंगे। इसको ज़रा बताएंगे ये कैसे होगा? पावर ट्रेडिंग एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। अगर आपके पास पावर सरप्लस है, आजकल ये नेशनल ग्रिड बन गया है, तो आप ग्रिड में वापस फीड कर दीजिए, और आपको मिनिमम पावर लेनी है, और मैक्सिमम पावर के ऊपर आप चले गए तो आपको पेनल्टी ज़्यादा पड़ जाती है। अब कभी ऐसा समय आता है कि हम मिनिमम पावर नहीं ले पाए,
तो हमको उतना पैसा देना ही है। अगर आप मिनिमम पावर का लेके आप वापस कर दें ट्रेडिंग में तो हमको उतना पैसा हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो जब हम लोग ने ये अपने सेक्शनल कंट्रोलर्स को जहाँ जहाँ TRD इंस्टॉलेशंस हैं बता रखा है कि अगर आप मिनिमम पावर के रेंज में आ जाते हैं तो आप पावर ड्रॉ करके फिर वापस सर्किट में दे दें, तो आपको बिगड़ जो पावर ली नहीं उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीज़ नया कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया, इसमें थोड़ा हमको रवा होने में थोड़ा समय लगेगा। साथ ही साथ डीजल में भी हमने ये शुरू किया है कि जो नए कॉन्सेप्ट की गैस इंजन शुरू करें और गैस दोनों CNG और LNG गैस का इंजन शुरू करें, या शंटिंग इंजन जो पुराने हो चुके हैं जो डीजल ज़्यादा खाते हैं उसमें ऐसे इंजन लगाएं जो कि कम हॉर्स पावर का हो, और चूँकि उसकी रफ्तार तो 15-20 किलोमीटर चाहिए अगर आपको एक लाइन से उठा के दूसरी लाइन पे गाड़ी रखनी है, तो वहाँ पे छोटे इंजन लगाएं। ओके, तो इसका कोई आकलन क्या है क्योंकि अभी शायद 16,000 करोड़ रुपये आपको डीजल का खर्चा है, तो वो कितना कम होगा अगर इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो? अभी हम 16,000 करोड़ डीजल पे जाते हैं और करीब 8,000 करोड़ बिजली पे जाते हैं। ठीक है। और ये हमने प्रयास अभी हमारा एक लोकोमोटिव बना है पटियाला में करीब 4 महीने पहले, इसके बाद हम इस साल और बनाएंगे 10 लोकोमोटिव, ये बना के हम दिल्ली एरिया में पहले चलाएंगे। तो इसका आंकलन कि कितना असर पड़ेगा इसका मैं उत्तर आपको दूसरी तरह देना चाहूँगा कि जो हमने नए जनरेशन के इंजन बनाए हैं जिसको हम WDP4 WDG4 के नाम से जानते हैं, इनकी ईंधन को उचित तरीके से ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करने में ये काफ़ी सक्षम है। अच्छा। और ये पुराने जो इंजन के बतौर काफ़ी अच्छी इसकी इंजन सेविंग है, और ज़्यादा इंजन ये हॉर्स पावर होने की वजह से ये ज़्यादा लोड खींच सकते हैं, तो इसलिए इसमें सेविंग हमने काफ़ी करी हुई है। अच्छा। जो पुराने इंजन के बतौर। अच्छा। और ये करीब हमारा 5,000 डीजल इंजन है, तो 1,000 इंजन तो हमारे इस तरह के हो चुके हैं, हर साल हम 300 इंजन बना रहे हैं। ओके, वेरी गुड। और कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज अभी आपको 1 महीने का एक्सटेंशन मिला है, शायद वो बढ़ भी जाए, ऐसी शुभकामनाएं हमारी आपके। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आप सोच रहे हो? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में जैसे हम लोग का बेसिक ये है कि जो हमने प्रोजेक्ट्स काफ़ी समय से लंबित थे उसको हम थोड़ा रफ्तार दें, और हमको प्रधानमंत्री कार्यालय से भी निर्देश मिले, उनका सहयोग भी मिला है, और आप देखेंगे पिछले 3 महीने में हमने इन प्रोजेक्ट पे विशेष ध्यान दिया है। और 2 प्रोजेक्ट्स जो बहुत समय से रुके हुए थे, डीजल लोको फैक्ट्री मरौरा और माधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री, उसकी बिड खुल चुकी थी और वो अब हम उसके डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इसके काफ़ी फ्लिप फ्लॉप रहा, पहले हुआ फिर नहीं हुआ, बट अब सब कुछ क्लैरिटी आने के बाद अब ये प्लांट्स हम काफ़ी उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसको लेकिन इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे पिछले आपके जो रेल में मंत्री थे उन्होंने एक घोषणा की थी और वो था अनुभूति, लेकिन उनके जाने के बाद अनुभूति की कोई बात नहीं हो रही है। एक रेलवे जर्नी की अनुभूति का कोई नया कार्यक्रम था, लेकिन उस पर अब कोई चर्चा नहीं हो रही। यानी अनुभूति की कोच की डिज़ाइन बन गई है और कोच की डिज़ाइन का जो लेआउट है वो भी बन गया है, और वो हम इस वर्ष अनुभूति रेक के कोचेज़ बना के बिफोर 31 मार्च हम गाड़ियों में लगाएंगे, और विद इन 1 महीने के अंदर हम इसकी डिज़ाइन जो फाइनल हो गई उसका फाइनल अप्रूवल हम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई को भेज देंगे। उसके बाद रोल आउट करने में समस्या नहीं लगेगी। तो अनुभूति कोच तो करीब करीब तैयार सही है, बट पब्लिक व्यू में आने में करीब 2 महीने 3 महीने का समय लग जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट एक और भी था, वो था बुलेट ट्रेन्स, फास्ट ट्रेन्स, उस पर कोई बात नहीं हो रही? नहीं, बुलेट ट्रेन पे बात बहुत हुई है। हाँ, रेलवे ने 7 सेक्टर आइडेंटिफाई किए थे, 7 प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी बनाई थी, पर बात ये रुक जाती है कि इसमें इतना पैसा चाहिए कि इसको आगे कैसे बढ़ा जाए। और पैसे की बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि नॉर्मल ट्रेन जो हम लोग लगाते हैं करीब 7 करोड़ प्रति किलोमीटर, 6 करोड़ के आसपास या 10 करोड़, किस तरह की ट्रेन एवरेज कितने हैं उस पर आती है। इसमें लागत आ रही है करीब 180 करोड़ प्रति किलोमीटर। इसकी अगर 2 मिनट बात छोड़ दी जाए तो इस समय जो सीरियसनेस प्रोजेक्ट पे चल रही है बुलेट ट्रेन वाली, हमारे प्रधानमंत्री साहब और जापान के प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत हुई थी, और एक जायका के साथ हमने अभी 1 हफ्ते पहले एक MOU साइन किया है। उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी डिसाइड कर दिए हैं कि बिज़नेस स्टडी करी जाएगी मुंबई और अहमदाबाद सेक्टर के बीच में, और उस सेक्टर के स्टडी करने के पश्चात कि इसको आगे कैसे कार्य रूप दिया जाएगा उस पर चर्चा की जाएगी। और ये एक बहुत ही सीरियस रूप में स्टडी करी जा रही है, और इसी एरिया में एक फ्रेंच स्टडी भी करी जा रही है कि देखने के लिए एक और मॉडल के रूप में। तो इसलिए अब काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि मुंबई अहमदाबाद पैसेंजर हैवी सेक्टर है जी। और इसमें
कि ऐसे काम करें जैसे लैंड एक्विजिशन की समस्या ना हो, कहाँ टनलिंग आएगी, कहाँ ओवरहेड जाएगा, जिससे कि हम निकल पाएँ। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है 492 किलोमीटर, हम चाहते हैं 1 घंटा 52 मिनट में पूरा हो। तो ये मतलब हमारे संकल्प तो हमने बनाया हुआ है कि हम इसको काम करके दिखाएंगे। इसमें जो एग्जिस्टिंग ट्रैक्स हैं उस ट्रैक को थोड़ा ठीक करके उस पे किया जा सकता है या फिर अलग से ही कुछ करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग ट्रैक्स पे हम 160 किलोमीटर तक तो जैसे दिल्ली शताब्दी भोपाल वाली चला चुके हैं, कोंकण में भी ट्रायल कर चुके हैं। जो एग्जिस्टिंग कोचेज़ हैं, लोकोमोटिव हैं, 160 की क्षमता के लिए सही है। इसको हम बढ़ा के 180 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, लेकिन हाई स्पीड कहा जाता है जो 300 किलोमीटर से ऊपर हो। राइट, करेक्ट। उसके लिए सब कुछ विधान अलग ही है। सिग्नलिंग में आप बार बार सिग्नल देख नहीं सकते, ट्रैक साइड सिग्नलिंग जो लगी होती है, आपको सिग्नलिंग कैब के अंदर चाहिए, रिमोट कंट्रोल सिग्नलिंग चाहिए। ड्राइवर को बार बार सिग्नलिंग से आप परेशान नहीं कर सकते। ड्राइवर को अपनी स्पीड कंट्रोल और टाइमिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और एक के बाद एक चीज़ निकलती जाती है। कोई लेवल क्रॉसिंग नहीं हो सकता, कोई साइड से फेंसिंग रहनी चाहिए, कोई इधर से नहीं आ सकता। तो ये चीज़ तकलीफ वाली बहुत हो जाती है। तो इसलिए फिर रोलिंग स्टॉक दूसरा होना चाहिए। राइट। तो ये सब चीज़ें उसमें आएंगी, इसलिए पूरा ही नया ट्रैक बनेगा और नए स्टेशन बनेंगे। इसलिए इसकी दाम जो सरचार्ज लगाया गया 40% का फूड पे, तो अचानक 40% 50% की बढ़ोतरी हो जाती है खाने पे, जब सरकार कह रही है कि हमें सस्ते दामों पे अनाज लोगों को पहुंचाना है। वैसे में अगर इस तरह की बातें होती हैं तो वो थोड़ा अखड़ता है। इसको आप इस तरह से देखें कि राजधानी और शताब्दी में जो खाने के दाम थे 1999 के बाद को छुआ नहीं गया। और कुछ दिन पहले हमने मेल एक्सप्रेस में जो खाना देते हैं उस पर दाम बढ़ाए थे, लेकिन शताब्दी दुरंतो और राजधानी में कभी दामों की वृद्धि नहीं हुई थी। तो 1999 और 2013 14 वर्ष में एक पैसा नहीं बढ़ाया गया था। इसकी वजह से क्या हुआ था कि खाने की गुणवत्ता बहुत गिर गई थी और बहुत शिकायतें आ रही थी। तो इसको जब अध्ययन किया गया तो कहा कि इतना कम दाम पे लोगों ने कहा कि ऐसा ना तो कोई खाना दे सकता है और ना वो समझते हैं कि इतने सस्ते में कोई दाम हम ले सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे रेल मंत्री महोदय ने समझा इस तकलीफ को और उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड निर्णय लिया कि इसको हम मार्केट के जो दाम है करीब करीब उसके पास लाएं। अभी भी हम काफ़ी नीचे हैं, बट ये दाम इतने लाएं कि जो कि थोड़ा बहुत रियलिस्टिक हो, इसलिए ये दाम बढ़ाया गया। इसमें 40% और 50% वाली बात करें तो अगर 14 साल में तो देखें तो इसका मतलब ये बना हर साल 3% दाम बढ़े, तो ऐसी कोई खास बढ़त अगर इस नज़र से देखा जाए तो नहीं। लेकिन इसको रैशनल वे में किया जाना चाहिए था। अचानक 40-50% अगर बढ़ा दिया जाता है तो थोड़ा बुरा लगता है। रैशनल वे में आप देखें, इस बार हमने रैशनल वाली बात करी जाए तो फ्यूल एडजस्टमेंट कॉम्पोनेंट लगाया है, जिससे कि हमने अगर जो डीजल में और बिजली में दाम बढ़ोतरी हुई है तो उसको 2% के नाम से करा है। और आगे उम्मीद करते हैं कि एक बार हम बेस प्राइस ठीक कर दें तो आगे फिर रैशनल वे में बढ़ता रहेगा। ये जो FAC है इसको थोड़ा समझाइए, ये एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट होगा, बिकॉज फ्लक्चुएट बहुत करता है प्राइस। FAC बहुत सीधा साधा है। पिछले 6 महीने में हमारा डीजल बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना बढ़ा? 1200 करोड़ के आसपास। जी हाँ, जैसे हमने देखा कि बिजली का दाम 15% बढ़ा, डीजल का दाम 7.5 से 7.5% बढ़ा। उससे हमने कितना एक्स्ट्रा खर्चा किया? राइट। तो 1200 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। 1200 करोड़ रुपए को कितना गुड्स पे कितना पैसेंजर पे खर्चा हुआ? राइट। उसका ब्रेकअप हो जाता है। 15% आपने सरचार्ज भी लगाया है गुड्स पे, उसको मैं आता हूँ। ये फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट की बात हुई, तो कितना यात्री भाड़े पे बढ़ेगा उसके आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर कहा गया कि साहब जो सबसे जो कमज़ोर वर्ग है, जो जिनकी तनख्वाह कम है, जिनकी आय कम है, उनको असर नहीं करना चाहिए, तो हमने उनको हटा दिया। जैसे जनरल सर्विस के कोचेस के लोग हैं, अनरिजर्व वाले हैं, हमने ये भी कहा सबर्बन ट्रैफिक में किसी को नहीं दाम बढ़ना चाहिए, उसको भी हटा दिया। बट बाकी रिजर्व कंपार्टमेंट हुए, AC सर्विसेज हुई, उस पर फिर वो दाम लगा दिए, तो वो दाम बन के आते हैं 1.7%। इसी तरह से माल भाड़े पे अक्रॉस द बोर्ड विदाउट कि किस कमोडिटी पे बढ़ेगा किस पे नहीं बढ़ेगा, उस पर ध्यान नहीं देके अक्रॉस द बोर्ड 2% वहाँ बढ़ा दिया। जहाँ आपने 15% सरचार्ज की बात करी है, वो रियल टर्म्स में बढ़ के बात है करीब 2.5% ही। सरचार्ज के ऊपर अगर आप रियल इंक्रीज में बात करें, ये डायनेमिक पॉलिसी प्राइसिंग की बनाई गई थी काफ़ी 4-5 साल पहले, और इस समय बिजी सीजन सरचार्ज हो जाता है, तो डिमांड इज़ बिकमिंग मोर। तो डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए हर साल हम लोग लगाते हैं। अच्छा, 12%, 14%, 15%, 10%, इसके बीच में 12.5 से 15 के बीच में रेंज करता है। तो ये बिजी सीजन सरचार्ज है। और ये एक
30 अप्रैल तक या 1 जून तक के आसपास तक रहेगा। क्वालिटी ऑफ फूड की बात हुई अभी। अब एक दिक्कत ये भी है कि चूँकि स्टेशन के प्रेमाइसेस में ही किचन नहीं था पहले, तो अब आपने शायद ये शुरू किया है कि किचन जो है वो स्टेशन के प्रेमाइसेस में ही रहेगा। इसको थोड़ा बताएंगे क्या एग्जैक्टली? अभी 2010 में एक नई कैटरिंग पॉलिसी बनाई गई, और इसलिए बनाई गई कि ये देखा गया कि कोई भी खाना स्टेशन में दे सकता है, कोई भी खाना ट्रेन में दे सकता है। तो ये आवश्यक समझा गया कि हम जो खाना देने वाला है कॉन्ट्रैक्टर या जो भी इस इंडस्ट्री से संबंधित है, उनकी खाने बनाने की क्षमता होनी चाहिए। और इतना ट्रेन में खाना जाता है, एक ट्रेन में आने 3000 लोग जाते हैं राजधानी में, तो इतना खाना उनको बनाना चाहिए, इतने लोगों को नाश्ता देना चाहिए। खाना लोड करते हैं बाहर से, खाना सब हमेशा इतने लोगों का यात्री ट्रेन में बनता नहीं है। तो इस क्षमता को किस तरह से टेंडर कंडीशन में लगाया जाए, वो हमने इस कंडीशन में बनाया। उसका मतलब एक बेस किचन होना चाहिए। बेस किचन आप अपना करें या रेल के परिसर में बने, वो शहर के हिसाब से या पॉलिसी के हिसाब से निर्भर करता है, लेकिन बेस किचन की आवश्यकता उसमें रखी। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था। विजिलेंस क्लियरेंस 4 लोगों को मिला, उसमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि पहले का कोई 10 साल पहले का कोई विजिलेंस का केस था, उसको दोबारा लाया गया है और वो यहाँ पे अपना काम छोड़ के यहाँ दिल्ली में घूम रहे थे। इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें विजिलेंस क्लियरेंस इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंशियल इश्यूज, तो इसलिए मैं इस पे इस समय कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं है। बट ये बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भी सरकार में काम किए जाते हैं वो सब नियम के मुताबिक होते हैं, और ये कोई नहीं सोचता कि किसी को हानि पहुँचाई जाए या किसी को लाभ पहुँचाया जाए। बट ये हमारी कोशिश रहती है कि जो कार्य किया जाए वो सही किया जाए और सही लगे लोगों को। और ये संस्था अलग है, विजिलेंस और सीवीसी या अलग जितने भी इन्वेस्टिगेशन वो इस नज़र से नहीं चलती कि पुराना है नया है, सही चीज़ क्या है वो करा जाए। और कुमार जी, आप बिल्कुल खुलकर आपने बात की, इसके लिए धन्यवाद। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। इन आवर नेक्स्ट एपिसोड वी विल अगेन कम बैक विद अ स्पेशल पर्सन। कीप वॉचिंग लोक सभा टेलीविजन।